नमस्कार बच्चों। अनुस्वार आप लोगों ने समझ लिया होगा कि जिसके उच्चारण में नाक से हवा निकलती है ज़्यादा, मुंह से बहुत कम, ठीक उसी प्रकार अनुनासिक में होता है कि नाक से कम और मुंह से ज़्यादा। दोनों के प्रयोग में अंतर होता है। अनुस्वार के जगह में हम अनुनासिक नहीं डाल सकते हैं, अनुनासिक की जगह में हम अनुस्वार नहीं डाल सकते हैं। तो इस पर हमें ध्यान रखना है और समझना है कि कैसे इसको लिखना है। ठीक है। और पंचमाक्षर बताया गया कि कैसे पंचमाक्षर जो लिखते समय में कैसे हमें अनुस्वार देना है, ये सब कुछ कल आप समझे होंगे। तो आज हम लोग अनुनासिक पढ़ेंगे। ठीक है ना, जिसके उच्चारण में नाक से कम मुंह से ज़्यादा हवा निकलती है। समझ गए। और इसे चंद्रबिंदु भी कहते हैं। चंद्रबिंदु और अनुस्वार दो नाम हम लोग अक्सर पढ़ते हैं कि इस पर अनुस्वार देना है, इस पर चंद्रबिंदु देना है। तो चंद्रबिंदु और अनुस्वार को बहुत ध्यान से प्रयोग करना है। और आजकल कंप्यूटर में प्रयोग होने से कहीं कहीं देखेंगे हम लोग जहाँ चंद्रबिंदु की ज़रूरत है वहाँ भी अनुस्वार लोग डाल देते हैं। तो ये हमें समझते हुए ये काम करना है। ठीक है ना। जहाँ चंद्रबिंदु देना है वहाँ चंद्रबिंदु, जहाँ चंद्रबिंदु नहीं देना है वहाँ चंद्रबिंदु नहीं देना है। ठीक है। अब आप देखें उसकी परिभाषा कि कैसे अनुनासिक का प्रयोग होता है। अब आप देखिए अनुनासिक चंद्रबिंदु, जिसका चिन्ह है चंद्रबिंदु, अनुनासिक के बगल में हमने डाल दिया है। तो अनुनासिक का प्रयोग उच्चारण की उस अवस्था में होता है जब नाक और मुख दोनों से हवा निकले। इसमें नाक से बहुत कम परंतु मुंह से अधिक हवा निकलती है। इन्हें चंद्रबिंदु भी कहते हैं। जैसे दांत, मुंह, पाँच, चांद आदि। तो दांत में देखिए आप, ये दांत में जो चंद्रबिंदु है, दांत में हम अनुस्वार नहीं लगा सकते। मुंह, पाँच, चांद आदि। तो इस प्रकार अनुस्वार में सिर्फ बिंदु होता है और अनुनासिक में चंद्रबिंदु होता है। समझ गए। बस बिंदु और चंद्रबिंदु का अंतर है। लेकिन अगर इसके प्रयोग में अगर कहीं अशुद्धि होती है तो फिर अर्थ बदल जाएगा। ठीक है ना। तो कुछ शब्दों को मैं दिखा रही हूँ आपको कि कैसे अगर हम चंद्रबिंदु डालेंगे तो उसका अर्थ अलग होगा और अनुस्वार डालेंगे तो उसका अर्थ अलग होगा। यहाँ ध्यान देंगे बच्चों। अब हमने एक हंस लिखा है, अनुस्वार दिया है, एक चंद्रबिंदु दिया है, हंसना। अनुस्वार से हंस हो गया और चंद्रबिंदु से हंसना। दोनों के सिर्फ अनुस्वार और अनुनासिक लगाने से अर्थ में कितना परिवर्तन आया है। अब हंसना में हम अनुस्वार नहीं लगा सकते हैं। हंसना, अंगना और अंगना। एक अंगना लक्ष्मी जी को कहते हैं, अंगना हम अपने बोलचाल की भाषा में आंगन जिसको कहते हैं वो हो गया। तो दोनों के प्रयोग में कितना अंतर है, अर्थ में कितना अंतर आ जाता है। और अब मैं कुछ आप लोगों को होमवर्क दे रही हूँ जिसे आप कॉपी में बनाएंगे कि अनुस्वार के बदले में जो व्यंजन आएगा उसे लिखना है। जैसे शंख है, कंघा है, गंगा है, अंग, मंच, घंटा, दंत, चंपा, कुंज, बंद। ये आपको लिखना है। घंटा है, ये है ना, घंटा। ये आप स्पष्ट देख पा रहे हैं। इसे कॉपी में उतारेंगे और सुंदर से इसको बनाएंगे। ठीक है। आगे हम लोग कुछ और देखते हैं।
तो बच्चों, हम लोगों ने अनुस्वार और अनुनासिक तो जान लिया, और कुछ हमने गृह कार्य भी दिए हैं, उसे आप अच्छी तरह से कॉपी में बना लेंगे। और हम लोग थोड़ा सा अलग हट के फिर दूसरे टॉपिक की ओर चलते हैं, शब्द और पद, जो कि इस बार आपको 9th क्लास में सिलेबस में आया है। वैसे तो आप शब्द और पद जानते ही हैं किसे कहते हैं, लेकिन इस बार हमें व्याकरण में अलग से सिलेबस में दिया है, इसलिए आपको अलग से परिभाषा जानना है और अंतर आता है। अक्सर शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं, या शब्द और पद में क्या अंतर है, ये अक्सर पूछा जाता है। वैसे तो क्लास 10th में शब्द और पद हमेशा से ही पढ़ने को है और दोनों में अंतर भी आता है, लेकिन इस बार 9th क्लास में दिया है कि शब्द क्या है, पद क्या है, और शब्द और पद में दोनों में अंतर क्या है। तो शब्द एक स्वतंत्र इकाई है, स्वतंत्र। तो आप शब्द किसे कहते हैं जानते हैं कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जिससे सार्थक अर्थ निकले, जिससे कुछ अर्थ निकले, ठीक ना, तो वो शब्द हुआ। और शब्द को ही जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो पद बन जाता है। तो इसकी परिभाषा आप देख लीजिए और उसे अच्छी तरह कॉपी में उतारेंगे, क्योंकि ये आता है कि शब्द और पद में क्या अंतर है, दोनों का अंतर बताएं, और शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं, इसे हमें देख लेना है और उसे आपको उतारना है कॉपी में। तो देखिए बच्चों, शब्द और पद, अभी हमने कहा आपको कि शब्द और पद पढ़ना है, और शब्द और पद की परिभाषा क्या होती है। शब्द है वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जैसे किताब, कमल, कोई भी सार्थक शब्द हो आदि। वैसे ही पद किसे कहते हैं भाई, तो शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे पद कहते हैं। समझ गए? उसी शब्द को, किताब को ही अगर हम वाक्य में प्रयुक्त करेंगे, वाक्य में प्रयोग करेंगे, तो वो किताब जो है वो पद बन जाएगा, ठीक है ना। जैसे यह एक किताब है, कमल बहुत सुंदर फूल होता है। तो इस तरीके से जब हम उसको वाक्य में प्रयोग कर देंगे तो वो पद बन जाएगा, ठीक है ना। इसको आप समझ रहे हैं, तो एक बार देख लीजिए इसको अच्छी तरह से। ऐसे यह पुस्तक अच्छी है, ठीक है, तो इसमें पुस्तक क्या हो गया, ये हो जाएगा पद हो जाएगा, ठीक है ना। तो शब्द को ही हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो वो पद बन जाएगा। शब्द समझ गए आप, बहुत छोटी सी चीज़, बहुत बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। और पद तो इसमें संदेह नहीं होनी चाहिए, शब्द को ही पद कहा गया है, लेकिन कब, जब वो वाक्य में प्रयुक्त होता है तब, ठीक है ना। जैसे यह पुस्तक अच्छी है, मैं पुस्तक, कमल पानी में खिलता है, ये हो गया वाक्य। इसमें कमल है तो कमल एक शब्द हो गया, शब्द है, उसे हमने वाक्य में प्रयोग किया तो वो पद बन गया। तो इस प्रकार कमल पानी में खिलता है, यह पुस्तक अच्छी है, कमल पानी में खिलता है। तो शब्द और पद दोनों आप, बहुत आसान है कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, और वही शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वो पद बन जाता है। जैसे हो जाएगा कि यह पुस्तक अच्छी है, कमल पानी में खिलता है। बहुत सारे वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, बहुत सारे शब्दों को आप वाक्य में प्रयोग करके आप बता सकते हैं कि ये शब्द है, ये पद है, ठीक है ना। तो शब्द और पद यही है, आप अच्छी तरह से समझ गए। आप
अब इसमें कहीं संदेह नहीं होनी चाहिए आपकी। अब होता है कि कोशीय शब्द क्या होता है, व्याकरणिक शब्द, तो इतना अभी आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। तो जो शब्द कोश में मिलता है वो कोशीय शब्द हो गया है, इस तरीके से है। तो आपको शब्द और पद में कहीं अंतर, कहीं संदेह नहीं होनी चाहिए। आप इसे ध्यान से अपनी कॉपी में लिख लेंगे, ठीक है।